नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 1.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.3 का बेसिक पार्ट। 1.3 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को 1.3 करने में थोड़ी सी सहायता मिले, हम सरलता से उसको कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, आओ चर्चा करें। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, x प्लस 2y बराबर 4, ये पहला समीकरण है, और 3x प्लस 6y बराबर 12, ये दूसरा समीकरण है। युगपत समीकरण दिया गया है। आलेख विधि से हल करने के लिए निश्चित की गई कुछ क्रमिक जोड़ियां निम्न प्रकार से हैं। कहने का क्या मतलब है, ये जो दोनों समीकरण है जो हम लोगों ने 1.1 में किया, उससे भी हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं। 1.2 में जो आलेख विधि से किया था उससे भी हम लोग इसका हल निकालेंगे। देखोगे यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 4 और यहाँ पे 3x प्लस 6y बराबर 12। इसका हम लोगों ने xy ये निकाल लिया है। देखोगे ये -2 3 0 2 2 1 -4 4 1 1.5 और 8 -2, इन क्रमिक युग्मों को प्रस्थापित करके आलेख खींचा गया। ये इसका निरीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या दिया गया है, -2 3 0 2 2 1। यहाँ पे हमको आलेख बना करके दिया गया है। देखो यहाँ पे -2 3 0 2 और 2 1, ये किसका है, ये है समीकरण नंबर 1 का। अब समीकरण नंबर 2 का क्या बोल रहा है, -4 4 1 1.5 और 8 -2। तो यहाँ पे है देखोगे -4 4 1 1.5 और यहाँ पे 8 -2। तो इसके पहले देखो हम लोग आलेख विधि में हल करते थे ना, तो जब भी दो लाइन आती थी, दो समीकरण का जो दो रेखा बनती थी, वो एक जगह पे कटती थी, वही उसका क्या होता था, हल होता था। लेकिन यहाँ पे जो देखोगे, यहाँ पे देखोगे ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन जो है, एक दूसरे को तो काट ही नहीं रही है। कटती तभी हम हल निकालते थे ना, जब दो रेखा कटती थी तभी तो हम उसका हल निकालते थे। यहाँ पे लेकिन रेखा तो कट ही नहीं रही है, तो इसका हल कहाँ पे है। तो अब इसके बारे में हमको कुछ चर्चा करना है। देखोगे ये तो एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे बिंदु आ गए, 6 के 6 बिंदु आ गए। तो यहाँ पे देखोगे प्रश्न दिया गया, इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते देखते हैं क्या दिया गया। उपर्युक्त तो दो समीकरणों का आलेख एक ही है या अलग अलग है। यहाँ पे देखोगे जो हम लोगों ने ये आलेख बनाया है, ये एक ही है कि अलग अलग है। तो यहाँ पे एक ही आएगा, एक ही लाइन पे है, तो यहाँ पे लिखोगे एक ही है। दूसरे में क्या दिया गया, x प्लस 2y बराबर 4 और 3x प्लस 6y बराबर 12, इन युगपत समीकरणों के हल कौन से हैं और कितने हल हैं। तो ये जो दिया गया है, देखो -4 4 -2 3 0 2 1 -5 2 1 और 8 -2, ये सब के सब इसके हल हैं। तो इसके हल कौन कौन से यहाँ पे लिखते हैं, -4 4, ये पहला हल हुआ। दूसरा हल है -2 3, उसके बाद में क्या है 0 2 1 1.5, यहाँ पे लिखेंगे 0 2, फिर क्या है 1 1.5, उसके बाद में क्या है 2 1 8 -2, यहाँ पे लिखेंगे 2 1 और क्या है 8 -2, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या पूछा गया, हल कौन कौन से हैं। इसका हल तो लमसम में ये निकल रहा है, और क्या बोला गया, कितने हल हैं। यहाँ पे देखोगे ये जितने भी ये पॉइंट बनेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, सब इसके हल होंगे। तो इसका हल कितना है, इसका हल असंख्य है, असंख्य हल है, असंख्य हल है। आप लोग इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखिएगा। तीसरे में क्या दिया गया, उपरोक्त दोनों समीकरण में x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पदों में कौन सा संबंध है। तो सबसे पहले तीसरे का उत्तर हम यहाँ पे करते हैं। तीसरे का उत्तर यहाँ पे लिखते हैं। देखो x का गुणांक, x के गुणांकों का अनुपात, गुणांकों का अनुपात। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, देखोगे यहाँ पे 1 है
और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3। उसके बाद में है y के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात। y के गुणांकों का अनुपात क्या आएगा, देखोगे यहाँ पे क्या है, y का गुणांक है 2 और यहाँ पे है 6, तो ये हो जाएगा 2/6। उसके बाद में अचर पद दिया गया है, अचर पदों के गुणांकों का अनुपात। ये क्या दिया गया है यहाँ पे ध्यान दोगे, ये है 4 और ये है 12, ये हो जाएगा 4/12। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमको कॉमन क्या मिलता है। तो देखोगे यहाँ पे 1/3 तो है ये, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कट करते हैं, तो देखोगे 2 1 कम 2 बटे 2 3 6 हो जाएगा। इसको भी कट करते हैं तो 1 और यहाँ पे 3 आता है। तो कहने का क्या मतलब है, देखो 1/3 यहाँ पे भी है, 1/3 यहाँ पे भी है, 1/3 यहाँ पे भी है। ये क्या संबंध है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 2 3 के अनुपात क्या है, समान है, समान है। ये आएगा हमारा तीसरा का उत्तर। और चौथे में क्या दिया गया है, 2 रेखीय समीकरण दिए गए हों, उन समीकरणों का आलेख एक रेखा है, इसे कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पे भी देखोगे 2 रेखीय समीकरण दिया था, इसका एक आलेख बन रहा है, एक ही रेखा बन रही है, तो ये कैसे पहचानोगे। तो ये ऐसे पहचानेंगे, सबसे पहले x का गुणांक, ये y का गुणांक और अचर पदों का गुणांक, ये तीनों गुणांकों का अनुपात अगर समान है तब हम बता सकते हैं कि वो आलेख एक ही रेखा में रहेगी। इसी तरीके से पहचानना है। तो कहने का क्या मतलब है, जब x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात अगर समान आता है तो वो दोनों का हल क्या हो जाएगा, एक ही रेखा में आएगी। अब यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, आओ जाने। अभी तक हम लोगों ने 1.1 में निसरण पद्धति से किया, 1.2 में आलेख पद्धति से किया। अब यहाँ पे हम लोग तीसरी पद्धति सीखने वाले हैं जिसका नाम है निश्चयक, डिटर्मिनेंट मेथड। यहाँ पे देखोगे A B C D या 4 घटकों का निश्चयक है। इनमें A B C D क्षैतिज पंक्तियां हैं, देखो A B और ये C D, ये क्या है, क्षैतिज पंक्तियां। इसी प्रकार A C और B D यह 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। इस निश्चयक की घात 2 है। क्यों 2 है, इसका कारण यह है कि प्रत्येक पंक्ति, ये रो या स्तंभ, कॉलम में 2 घटक है। मतलब अगर रो देखते हैं हम, ऐसे क्षैतिज पंक्तियां देखते हैं तो भी 2 है, ऐसे कॉलम देखते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ देखते हैं तो भी 2 है। यह निश्चयक एक संख्या के लिए लिखा जाता है, वह संख्या AD-BC है। मतलब जो हमारा जो निश्चयक निकलता है, ये फॉर्मूला दिया गया AD-BC। तो देखोगे कभी भी गुणा कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ABCD है, इसका गुणा ऐसे होगा, A का गुणा पहले D से करेंगे, उसके बाद में B का गुणा C से करेंगे। आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि D का गुणा पहले A से कर दो, नहीं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A का गुणा D से करना पड़ेगा माइनस B का गुणा C से करना पड़ेगा। तो ये जब है, ये जो है, ये इसका फॉर्मूला है AD-BC। AD-BC यह ABCD निश्चयक का मान है। अब हम लोग निश्चयक की पद्धति लगा करके हम इसका उत्तर निकाल। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, निश्चयक का नाम देने के लिए साधारणतः ABCD, मतलब क्या करना पड़ेगा, ये जो है, ये जो है, ये कैपिटल में हमको लिखना पड़ेगा। ऐसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया, उदाहरण में दिया गया निम्नलिखित निश्चयकों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे निश्चयक A है, अब इसका मान कैसे ज्ञात करना है, तो मैंने क्या बताया था, पहले A का गुणा D से करने के बाद में 3 का गुणा 7 से करना पड़ेगा। तो ये गुणा कैसे करोगे, देखो 5 गुणे 9 कोष्ठक बंद माइनस 3 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 5 9 45 माइनस 3 7 21। 45 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। अब उसी तरीके से इसका भी करना है, निश्चय के n का भी मान निकालना है। तो देखोगे A का गुणा पहले किससे करेंगे, D से करेंगे, और B का गुणा किससे करेंगे, C से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -8 का गुणा जो होगा
ये होगा 4 से, ये पहला कोष्ठक बंद, उसके बाद में दूसरा आ जाएगा ये माइनस, फॉर्मूला का है ए डी माइनस बी सी ना। अब बी का मान कितना दिया गया हमको, -3 दिया गया है, गुणे सी का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया। इस तरीके से आएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32 -32 माइनस, और यहाँ पे देखोगे 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -32 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा 6। तो -32 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -26 होगा। अब निश्चयक बी का करते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो 2 करनी में 3, देखो ये वाला जो 2 करनी में 3 है उसका गुणा किससे होगा, 3 करनी में 3 से होगा, गुणे 3 करनी में 3 से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस आएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 2। तो देखोगे 2 करनी में 3 का गुणा 3 करनी में 3 से, और 9 का गुणा 2 से। अब इसको हल करते हैं, देखोगे 2 तिहाई 6 गुणे करनी में 3 का गुणा कितना होगा, ये हो जाएगा 3 करनी में 3 का गुणा होता है तो 3 माइनस 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 माइनस 18, ये हो जाएगा 0। देखते हैं यहाँ पे, देखोगे ए का मान कितना आया है 24, उसी तरीके से किया। एन का मान कितना आया है -26, और बी का मान कितना आया है, ये आ गया 0। अब क्या बोला गया है, इसे ध्यान में रखें। इसे ध्यान में रखें का क्या मतलब है कि इसी तरीके से हमको हल करना है। तो क्रेमर की पद्धति का उपयोग कर युगपत समीकरण हल करने की विधि। तो दिया गया समीकरण किस ढंग में होना चाहिए, ax + by = c, इस रूप में लिखिए। उसके बाद में d निकालिए, d ऑफ x निकालिए, d ऑफ y निकालिए, इन निश्चयकों का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हमारे पास d निकल जाएगा, dx निकल जाएगा, dy निकल जाएगा, तब हम लोग x का फॉर्मूला लगाएंगे, x = dx बटे d और y = dy बटे d। तो हम लोग क्या निकालते थे समीकरण में, x और y की वैल्यू निकालते थे। तो जब हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, x = dx बटे d और y = dy बटे d। तो ये क्या है, ये हमारा है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखो। और अब आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि d कैसे निकालते हैं, dx कैसे निकालते हैं और dy निकालेंगे कैसे, इनके निश्चयक का मान किस तरीके से निकालेंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, x = dx बटे d और y = dy बटे d। तो अब यहाँ पे देखोगे अधिक जानकारी है, तो यहाँ पे कौन है, ग्रेबियल क्रेमर, इनके नाम पे ही बना है क्रेमर्स रूल, क्रेमर का नियम। तो ग्रेबियल क्रेमर 31 जुलाई 1704 में पैदा हुए से लेकर के 4 जनवरी 1752 नामक स्विस गणितज्ञ का जन्म जेनेवा में हुआ। गणित विषय में बचपन से प्रवीण थे, मतलब इनको गणित बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। आयु के 18वें वर्ष में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे जेनेवा में प्राध्यापक थे, मतलब वो वहां पे पढ़ाते भी थे। अब यहाँ पे देखोगे हल किए गए उदाहरण में आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि देखो उदाहरण में क्या दिया गया, क्रेमर की पद्धति से निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया, 5x + 3y = -11 और 2x + 4y = -10। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ऐसे ही समीकरण हम लोगों ने हल किया 1.1 में निसरण पद्धति से, 1.2 में आलेख पद्धति से। अब हम लोग इसको क्रेमर के नियम से इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हल में क्या दिया गया, देखो दिए गए समीकरण, तो यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 लिखा, समीकरण नंबर 2 लिखा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना सीखना है, dx और dy, ये 3 चीज निकलेगा तो हम लोग इसको फॉर्मूला में रख सकते हैं। d निकालने के लिए ये वाला पार्ट जो -11 और -10 दिया गया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इसको नहीं लिखना है। ये क्या हो जाएगा, देखोगे 5 2 3 4, मतलब इसका गुणांक लिख दिया 5 2 3 और 4, और इसको निश्चयक की विधि से हल कर दिया। देखो a का गुणा d में किया, इसका गुणा यहाँ पे किया और इसका गुणा यहाँ पे किया। तो देखो हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 20 में से 6 गया, ये आ गया 14। ये किसका मान आया, d का मान आया। अब क्या करना है, dx निकालना है ना। तो dx में क्या करेंगे मालूम है,
ये यक्स वाला मान नहीं लिखेंगे। ध्यान से देखना, dx में क्या करेंगे, यक्स का मान नहीं लिखेंगे। देखोगे y का जो गुणांक है वो वैसे ही लिखा 3 4। देखो y को अपने जगह पे लिख दिया 3 4, और जो ये वाला है ये यक्स के जगह पे आ जाएगा। मतलब ये जो -11 -10 है ये यक्स के जगह पे आ जाएगा। देखोगे यहाँ पे -11 -10 यक्स के जगह पे आ चुका है। अब इसका भी गुणा ऐसे करते हैं, -11 का गुणा 4 से करेंगे और 3 का गुणा -10 से करेंगे। तो -11 में 4 का गुणा किया तो -44, और ये माइनस लग गया, और -10 में 3 का गुणा किया तो -30 हो जाएगा। तो -44 + 30 -14, ये आ गया किसका मान, ये आ गया dx का मान। अब किसका निकालना है, dy का निकालना है ना। dy का जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, y को नहीं लिखेंगे, x को x के जगह पे लिखा। देखो 5 2 है, यहाँ पे लिख दिया 5 2, और यहाँ पे जो ये है -11 -10 ये y के जगह पे आ जाएगा। ये यहाँ पे आ गया y के जगह पे, और इसको भी ऐसे हल कर देंगे। 5 में -10 का गुणा किया और -11 का 2 में गुणा करोगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, dy का मान आ जाएगा -28। तो कहने का क्या मतलब है, जब हमको d निकालना रहेगा तो हम लोग सिर्फ ये 4 का लेंगे। उसके बाद में अगर dx निकालना रहेगा तो x का नहीं लिख करके x के जगह पे ये वाला आ जाएगा -11 -10, और जब dy निकालना रहेगा तो y का नहीं लिख करके ये वाला मान यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा। बस इतना ही करना है, बाकी निश्चय आप लोगों को तो आता ही है। अब क्या करना है, x का और y का मान निकालना है। तो x का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, x का फॉर्मूला क्या होता है, dx/d होता है। तो dx कितना आया है हमारे पास, देखो dx है -14 और d कितना है 14 है, ये हो जाएगा -14/14। तो ये आ गया यहाँ पे -1। तो x का मान कितना आ जाएगा, -1। उसके बाद में y का मान निकालते हैं। y का मान का फॉर्मूला क्या है, dy/d है। तो dy कितना दिया गया है, -28, और d कितना है 14 है। तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये हो जाएगा y बराबर -2। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे यहाँ पे 1.1 1.2 के जैसे यहाँ पे 1.3 में भी x एंड y की वैल्यू आ गई। देखोगे यहाँ पे भी वही किया गया, x बराबर dx/d -1 और y बराबर dy/d -2। यही है x, y बराबर -1 -2, यह दिए गए युगपत समीकरण का हल है। ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आपके बुक में दिया गया कृति 1, निश्चयक पद्धति से दिए गए युगपत समीकरणों को हल करने के लिए निम्नलिखित चौखटों को पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको चौखट में दिया गया है, इसको हम लोगों को पूरा करना है। तो यहाँ पे पहले समीकरण में क्या दिया गया, y + 2x - 19 = 0 और 2x - 3y + 3 = 0। तो इसको हम लोग को समीकरण में पहले बनाना पड़ेगा। देखोगे x वाला हम लोग पहले लिखते हैं +y, और ये जो अचर पद होता है, अचर पद बराबर के इस साइड होता है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 19, ये बनेगा समीकरण नंबर 1। अब इसका भी वैसे ही हो जाएगा, अचर पद इस साइड चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3y बराबर -3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। देखोगे यहाँ पे यही लिखा हुआ है 2x + y बराबर 19 और 2x - 3y बराबर 3। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, हल में दिए गए समीकरण ax + by बराबर c को इस स्वरूप में पहले लिखना पड़ेगा, तभी आपका उत्तर आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हमारा ये बन गया, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में सबसे पहले क्या निकालते हैं, d निकालेंगे। तो d के लिए अभी हमने देखा कि d के लिए क्या करते हैं, ये वाला पद नहीं लिखेंगे, 19 - 3 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे d वाले के लिए क्या लिखते हैं, 2 2। यहाँ पे देखोगे नीचे 2 दिया गया तो ये 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब इसका इस तरीके से गुणा करना है, 2 का गुणा करना है -3 से। ये देखोगे 2 × -3 हो गया, -2 × 1, यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा -6, और यहाँ पे माइनस है, और ये हो जाएगा 2 1 2। तो ये हो जाएगा देखो -6 और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी लिखो -6, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा -8। तो dx में क्या होता है, x का मान नहीं लिखते हैं और ये 19 - 3 इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 19 है, ये -3 आ गया, और y का तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अब 19 में -3 का गुणा करना है, -1 में -3 का गुणा करना है, तो 1 में ये हो जाएगा -3 का गुणा करना है। तो देखोगे 19 यहाँ कितना होता है, -57 हो जाएगा,
57 हो जाएगा, और एक तिया 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये देखोगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -57 + 3, ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा -54। अब यहाँ पे देखोगे हमको क्या चाहिए, dy चाहिए। तो dy के लिए हम लोग क्या करते हैं, y का नहीं लिखेंगे और 19 - 3 यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 और 19 - 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 और 19 - 3। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 में -3 का गुणा करेंगे, देखो 2 में -3 का गुणा करेंगे और 19 में 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 19 × 2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 -6 हो जाएगा, और 19 दूना 38 -38 इधर हो जाएगा। अब -6 और -38 ये हो जाएगा -44। अब क्रेमर के नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, x = dx/d। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, dx और d का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखोगे d का मान आया है -8 और dx का मान आया है -54। तो dx का मान कितना है, -54, और ये है -8, ये इससे कट जाएगा। अभी देखोगे ये कटेगा क्या, ये नहीं कट रहा है ना, तो इसको देखो 2 के पहाड़े से पहले कट करो, ये हो जाएगा 27 दूना 54 और ये हो जाएगा 4। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 27/4, ये आ जाएगा 27/4। उसके बाद में y = dy/d है। तो dy का मान कितना है, -44 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -44, और d का मान कितना आया था, -8 आया है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी कटेगा। यहाँ पे इसको 4 के पहाड़े से कट करो इसको, तो 4 के पहाड़े से हो जाएगा 11 × 44, और यहाँ पे 4 दूनी 8, इसका उत्तर आ जाएगा 11/2। तो इसका हल क्या आ जाएगा, इसका हल आ जाएगा 27/4 और 11/2। यह दिए गए युगपत समीकरण का हल है। इसी तरीके से करना रहता है। अब यहाँ पे देखोगे कृति 2 में क्या दिया गया है, निम्न कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे भी 2 समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 3x - 2y = 3, और दूसरा समीकरण है 2x + y = 16। इस तरीके से समीकरण दिया गया है। तो कभी भी ना समीकरण को पहले इस तरीके से लिख लो ताकि हमको समझने में आसानी होगी। अब हमको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो डी के मान के लिए क्या करते हैं, ये जो अचर पद वाला है इसको तो नहीं लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 2 -2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा 3 2, यहाँ पे -2 और ये 1। अब इसको हल कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, देखो 3 में 1 का गुणा करेंगे, ऐसे ही गुणा करते हैं ना, a में d का और b में c का, माइनस, और ये हो जाएगा -2 × 2, ऐसा बनेगा। तो हो जाएगा 3 × 3 माइनस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा 7। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 7। अब किसका निकालना है, dx का निकालना है। dx के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का नहीं लिखेंगे, और ये जो 3 16 है वो x के जगह पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 16, और यहाँ पे आ जाएगा -2 और 1। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 माइनस -2 × यहाँ पे आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 3 × 3 माइनस 16 दूनी 32, ये आएगा -32, ये हो जाएगा 3 प्लस, ये हो जाएगा -32, और ये देखोगे माइनस है तो ये हो जाएगा +32, तो ये हो जाएगा 32 3 35। तो इसका dx कितना आ जाएगा, ये आएगा 35, और इसको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 3 16 -2 और 1। अब y का करते हैं, dy का करते हैं, तो dy के लिए y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 2, और y की जगह पे क्या आ जाएगा 3 16 हो जाएगा, ये आ गया 3 और ये 16। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 3 × 16 कोष्ठक बंद माइनस 3 × 2, तो ये हो जाएगा 16 3 48 माइनस 3 दूनी 6, 48 में से 6 गया तो ये कितना हो जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा 42। तो क्या दिया गया, उपरोक्त समीकरण में निश्चयकों का मान हम लोगों ने निकाल लिया। d का मान 7, dx का मान 35 और dy का मान 42 है। अब क्या बोला गया, क्रेमर के नियमानुसार हल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखोगे x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है dx/d।
तो डी एक्स हमारा कितना आया है 35 और डी कितना आया है 7, तो ये इससे कट जाएगा, 7 पचे 35, एक्स का मान आ गया 5। वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी होता है, तो डी वाई कितना आया है 42, डी आया है 7, ये इससे कट गया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यक्स कॉमा वाई, यक्स का मान आया है 5 और वाई का मान आया है 6, यह हल है। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.3 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.3 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।